नमस्कार। मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। भारत की राजनीति इस समय बहुत जबरदस्त मोड में है। लोकसभा चुनाव को लगभग 1 साल से थोड़ा ज्यादा ही समय बचा है। 9 राज्यों के चुनाव होने हैं इस समय, और उन चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव में क्या स्थिति रहेगी, इसको लेकर राजनीति अपने चरम पर पहुंच गई है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर में पहुंच रही है, और कश्मीर में पहुंचने से पहले राहुल की राजनीति को लेकर और उनके भविष्य को लेकर तरह तरह के सवाल जो खड़े हो रहे थे, उन सवालों का जवाब मिल गया है। 9 राज्यों के चुनाव की भी लगभग सेज तैयार हो गई है। इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में क्या सीन चल रहा है, मैं सोचा आज मैं आपकी बातचीत उस देश के उस पत्रकार से कराऊं, उस लेखक से कराऊं जिसको भारत की राजनीति हथेली की तरह आती है, जिनका एक लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है। तमाम बड़े टीवी चैनल उनको बुलाते रहते हैं क्योंकि वो जानते हैं ये शख्स ऐसा है जिसको राजनीति की, भारतीय समाज की नब्ज पता है। इस देश की राजनीति में क्या होने जा रहा है, उनसे बेहतर कोई समझता नहीं है। कई किताबें लिखी हैं उन्होंने, और पत्रकारिता के कई सारे विद्यार्थियों को और हम जैसे पत्रकारों को भी कई बार उनसे सीखने को मिलता है। तो मुलाकात करा रहा हूँ देश के इन चर्चित पत्रकार प्रोफेसर अभय कुमार द्विवेदी से। अभय कुमार द्विवेदी लंबे समय तक CNDS में रहे हैं, आजकल एक विश्वविद्यालय में हैं, और कई सारी किताबें हैं अभय जी की, जिनको पढ़ के आप भारतीय राजनीति की, भारतीय समाजशास्त्र की आप जानकारी हासिल कर सकते हैं, ले सकते हैं। अभय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और इस बात के लिए मैं आभारी हूं कि आपने अपने कीमती समय से हमको समय दिया। बिना समय गवाए, क्योंकि आपका समय बड़ा कीमती है, मैं मुख्य मुद्दे पर आता हूं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लगभग समाप्त हो रही है। कश्मीर पहुंच गए, और वो उसके बाद में अब कुछ दिनों बाद ये पहला चरण समाप्त हो जाएगा। क्या देश में ये भारत जोड़ो यात्रा कोई राजनीतिक संदेश देने में कामयाब हो पाई है? कांग्रेस को इससे कुछ फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए, कांग्रेस को इस यात्रा से केवल लाभ ही हो सकता है। मैं पहले आपके मंच पे भी कह चुका हूं और बाहरी भी कह चुका हूं, भारत जोड़ो यात्रा एक आंदोलनकारी वेग से किया हुआ राजनीतिक कार्यक्रम है जो एक पार्टी ने लिया है। ये कोई सर्वदलीय कार्यक्रम नहीं है और ना ही ये कोई गैर दलीय किसान आंदोलन जैसा कार्यक्रम है। लेकिन चूंकि लगातार राहुल गांधी चले हैं, हजारों किलोमीटर तक चले हैं, और उनके साथ कांग्रेस के कुछ बाहर, कांग्रेस से जो बाहर शक्तियां होती हैं, कुछ गांधीवादी, कुछ पर्यावरणवादी, कुछ पुराने समाजवादी, कुछ पुराने मार्क्सवादी, ये सब लोग भी उनके साथ आए हैं, और इन सब लोगों का इतिहास गैर कांग्रेसवाद रहा है। तो उनका कांग्रेस के साथ आना एक एक उपलब्धि है। लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि इन लोगों की वजह से राहुल गांधी या इन लोगों की मदद से राहुल गांधी कांग्रेस को कोई नया रूप दे पाएंगे। राहुल गांधी जी नए कांग्रेसियों की तलाश में थे, क्योंकि कांग्रेस का नवीकरण करना चाहते हैं ना, तो कांग्रेस को रिनोवेट करना चाहते हैं। तो राहुल गांधी ये नए कांग्रेसियों की तलाश में थे। मुझे नहीं लगता कि ये वो नए कांग्रेसी हैं। वो नए कांग्रेसी कहां से आएंगे? वो कांग्रेस को नया रूप कैसे राहुल गांधी देंगे? कांग्रेस का जो संगठन है, उसका कील कांटा कैसे दुरुस्त होगा? ये सब देखने की बात है। देखने की बात ये भी है कि जहां जहां से ये यात्रा गुजरती रही है, इस यात्रा के गुजरने से पहले और इस यात्रा के गुजर जाने के बाद, इस यात्रा के दाएं और इस यात्रा के बाएं कांग्रेस कितनी सक्रिय रहती है। उस वक्त तो कांग्रेस सक्रिय दिखाई पड़ती है जब ये यात्रा गुजरी, लेकिन इसके पहले, बाद में और दाएं बाएं भी क्या वो सक्रियता बरकरार रहती है? क्या वो उत्साह, वो उछाल बरकरार रहता है? ये देखने की बात है। अगर वो बरकरार रहता है तो हम मान सकते हैं कि कांग्रेस के संगठन पर इस यात्रा का सकारात्मक असर पड़ा है। और इसका जब चुनावी प्रतियोगिता में कांग्रेस उतरेगी, जो कि उसे उतरना ही पड़ेगा अभी 9 राज्यों में, तो फिर उसका कुछ प्रभाव दिखाई पड़ेगा कांग्रेस के चुनावी नतीजों के ऊपर। अभय जी, एक मुख्य बात यह है कि एक छवि थी जो राहुल गांधी को एक अपरिपक्व नेता के रूप में स्थापित करती थी, जो राहुल गांधी को पप्पू के रूप में स्थापित करती थी। जैसे राहुल गांधी ने कहा कि मेरी इस छवि को बनाने में हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। तो इस भारत जोड़ो यात्रा से क्या राहुल गांधी उस छवि से उबर पाए हैं, एक देखिए, ऐसे राहुल नेता के गांधी ने रूप खुद ही कहा है, संजय जी, राहुल गांधी ने खुद ही कहा है कि मैंने पुराने राहुल गांधी को मार दिया है। उन्हीं के शब्द हैं। तो वो खुद ही एक तरह से वो कह रहे हैं कि इस यात्रा के जरिए मैंने अपने व्यक्तिगत मोक्ष की तलाश की थी, और जो व्यक्तिगत मोक्ष मुझे मिल गया है। और मैं भी उनकी इस बात की तस्दीक करता हूं।
मैं मानता हूं राहुल गांधी की छवि पूरी तरीके से बदल गई है और राहुल गांधी एक गंभीर राजनेता के तौर पर अब सारे देश में पहचाने जाते हैं। भाजपा के लोग भी दबी जुबान से और भाजपा के बाहर जो राहुल गांधी की आलोचना करते थे वो खुले तौर पर भी इस बात को मानने लगे हैं। यहां तक दक्षिणपंथी ताकतों में भी इस यात्रा के प्रति प्रशंसा का भाव है। विपक्ष में ऐसी कोई ताकत नहीं है इसने इस यात्रा की आलोचना की हो, भले ही वो खुद उसमें शामिल हुई हो ना हुई हो। विपक्षी नेताओं और विपक्षी पार्टियों का इस यात्रा में आधिकारिक रूप से शामिल होना मुश्किल ही था। आखिरकार एक संगठन का कार्यक्रम है, इसमें विपक्षी लोग कैसे शामिल होते। तो राहुल गांधी ने कश्मीर में जब यात्रा का वो अंत करेंगे उस वक्त उन्होंने जिन पार्टियों को निमंत्रण दिया है वो उसके अंदर भाग लेंगे, जिन पार्टियों को निमंत्रण नहीं दिया वो उससे बाहर रहेंगे, लेकिन वो भी कोई यात्रा का विरोध नहीं कर रहे हैं उनकी यात्रा। तो इस लिहाज से यात्रा हर तरीके से कामयाब है। यात्रा हर तरीके से कामयाब है, एक कार्यक्रम के तौर पर यह कामयाब है और इसका कांग्रेस को कुछ ना कुछ लाभ होगा। कितना लाभ होगा ये चुनाव की जमीन पर तय होगा। देखिए हर चीज की परीक्षा तो वहीं पे होती है। भी होती है। कांग्रेस के जो कांग्रेस की स्थानीय इकाइयां हैं, कांग्रेस की जो प्रादेशिक इकाइयां हैं, वो कैसे इस यात्रा के जरिए अपने आप को सक्रिय करती हैं। क्या इस यात्रा में स्थानीय स्तर पर कुछ नई ताकतें कांग्रेस के साथ जुड़ती हैं? क्या जो लोग कांग्रेस छोड़ने का मन बना रहे थे उन लोगों ने वो मन अपना त्याग दिया है और फिर कांग्रेस में ही बने रहेंगे? ये सब बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा हमें। कर्नाटक के चुनाव में ये बात मालूम पड़ जाएगी, ये त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के चुनाव में भी ये बात मालूम पड़ जाएगी। तो ये सब बहुत ज्यादा दूर नहीं है। मेरे ख्याल से 3 महीने के अंदर अंदर, 4 महीने के अंदर अंदर ये सब साफ हो जाएगा कि राहुल गांधी का ये जो अखिल भारतीय प्रयास था इसकी चुनावी निष्पत्ति क्या है। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त बात कही आपने, क्योंकि एक तबका ये भी कह रहे थे ये तो ठीक है, ये राहुल गांधी बिल्कुल एक सन्यासी टाइप के एक आध्यात्मिक व्यक्ति नजर आ रहे हैं, लेकिन जो पार्टी राजनीति करती है उसको अल्टीमेटली कुर्सी हासिल करनी होती है, उसको सत्ता हासिल करनी होती है। तो मैंने अपने अंदर के राहुल को मार दिया है, मैं तपस्वी हो गया, मुझे ठंड नहीं लगती, इन सब बातों का क्या राजनीति में भी कोई मतलब है? राजनीति में भी कोई फायदा महत्व है? मैं बिल्कुल मानता हूं उन चीजों का महत्व है। देखिए भारत में जो लोग अपने आप को संत की तरह पेश करते हैं और जनता भी उनकी बात मान लेती है कि इनके अंदर एक तरह का संतत्व है, एक तरह का साधु भाव इनके अंदर पैदा हो गया है। अगर जनता इस बात को मान लेती है तो उसको जनता अपने नेता के रूप में, अपने बुजुर्ग के रूप में, अपने मार्गदर्शक के रूप में, अपने पथ प्रदर्शक के रूप में जनता को स्वीकार करने में आसानी होती है। आप देखिए मोदी जी ने भी अपने व्यक्तित्व को इसी तरीके से रूपांतरित किया है। हाँ, कभी वो गुफा में चले जाते हैं, कभी वो पूजा करते हैं, लगातार किया है इस तरह के व्यक्तित्व को। और सभी लोगों ने, आपको ध्यान होगा जब इमरजेंसी हटी थी और उसके बाद में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी बनी थी, तो उस वक्त चंद्रशेखर ने अखबारों में एक लेख लिखा था। उस लेख का शीर्षक कुछ इसी से मिलता जुलता था कि संतों से लड़ना नहीं चाहिए। जयप्रकाश नारायण को एक संत की तरह उन्होंने पेश किया गया था। गांधी जी को भी लोग महात्मा कहते थे। गांधी जी खुद इस बात से सहमत नहीं थे उनको महात्मा कहा जाए, लेकिन लोग तो उन्हें महात्मा कहते थे, वो मानते ही थे। तो हमेशा ही भारत के अंदर अगर किसी नेता के अंदर कोई साधु भाव पैदा हो गया है या वो लोगों को समझाने में सफल हुआ है कि उसके अंदर ये साधु भाव पैदा हो गया है, तो वो निश्चित रूप से जनता का प्रिय बन जाता है। और उसको अगर उसके पास एक बड़ा संगठन भी है, जैसे मोदी के पास एक बड़ा संगठन है, मोदी के पास एक नहीं दो बड़े संगठन है, एक है भारतीय जनता पार्टी और एक है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। कांग्रेस के पास तो केवल एक ही बड़ा संगठन है, फिर भी कांग्रेस का संगठन बहुत बड़ा है और ये एक राहुल गांधी को विरासत में मिला है। अगर इसका लाभ उठाकर राहुल गांधी एक मंच से खड़े होकर पूरे राष्ट्र को संबोधित कर पाते हैं तो ये बहुत बड़ा लाभ है। ये इतना बड़ा लाभ है, इसकी कोई और अन्य नेता कल्पना भी नहीं कर सकता। अब वो कैसे इस लाभ को भुनाएंगे, कैसे उसे व्यवहार में उतारेंगे, ये हमें और आपको कैसे पता हो सकता है? सही बात है, ये तो चुनावी जमीन पे ही मालूम पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस के लोग कहने लगे राहुल गांधी संत हो गए हैं। नहीं, उनको कहना ही चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि वो ये ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल उनको ये कहना ही चाहिए। आप देखिए राहुल गांधी का जिस तरह से छवि का पुनर्निर्माण हुआ है, आप देखिए लगा जिस तरह से उनकी दाढ़ी बेतरतीब बढ़ी है, और मुझे तो बिना दाढ़ी के राहुल गांधी के मुकाबले दाढ़ी वाले राहुल गांधी ज्यादा बेहतर लगते हैं। मैं देखने के लिहाज से कह रहा हूं। फिर वो एक टी शर्ट के अंदर इतनी कड़ी सर्दी में, कभी बरसात में, कभी सर्दी में लगातार वो यात्रा कर रहे हैं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी वाले भी चकरा गए हैं ये सब कैसे हो रहा है।
सुनते कोई जांच पड़ताल भी उन्होंने शुरू कर दी है कि भाई हाँ, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बयान दिया कि हमने डॉक्टरों की टीम लगाई है कि इनको ठंड क्यों नहीं लगती। जी जी। तो ये सब अच्छा। बातें जब होने लगे किसी व्यक्ति के इर्द गिर्द और उसके विपक्षी भी इस बात को लेकर थोड़ी चिंतित तो परेशान हो, तो आप मान लीजिए कि वो कोई ना कोई सफलता तो उसे प्राप्त हो रही है। अब दिक्कत ये है कि हमारे आपके जैसे समीक्षकों के पास ऐसा कोई बैरोमीटर नहीं है कि हम लोग इस सफलता की मात्रा शुरू में ही नाप लें, क्योंकि भाई आखिरकार तो जनता ही तय करती है सब चीजों को। जब मोदी जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने थे और वो 15 अगस्त के मौके पर एक दूसरे एक बिल्कुल लाल किले जैसे ही एक किला बनाकर उसके ऊपर से उन्होंने देश को संबोधित किया था। हालांकि उस वक्त तो प्रधानमंत्री इधर मनमोहन सिंह देश को संबोधित कर रहे थे, उधर उनके समांतर मोदी जी देश को संबोधित कर रहे थे। तो वो एक ऐसा ही प्रयास था। बाद में मुझे अच्छी तरह याद है कि 2014 के चुनाव में वोट पड़ने से थोड़ा पहले मोदी जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि लोग मेरे नाम पे वोट तो दे रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता है कि मुझे कितने वोट मिलेंगे। आपको याद होगा। तो ये सारे मोदी जी के मन में ये उलझन थी, तो भाजपा वालों के मन में भी उलझन होगी। ये उलझन आज राहुल गांधी के मन में भी होगी, और ये सब उलझन भाजपा वालों के मन में राहुल गांधी के प्रति होगी, और हम सब लोगों के मन में ये उलझन है। तो ये सब तो ये उलझनें बनी रहती हैं, और इन्हीं उलझनों में राजनीति और राजनीतिक समीक्षा का मजा है। अच्छा भाई जी, बिल्कुल ये बताइए कि ये आपने जेपी आंदोलन से लेकर तमाम देश के बड़े आंदोलन देखे हैं, बहुत करीब से देखे हैं, अन्ना का आंदोलन देखा है। क्या ये टी शर्ट प्रायोजित की गई थी? क्या पीआर कंपनी, मैनेजमेंट कंपनी जिसने पूरी यात्रा का प्लान किया होगा, क्या उसने ये प्लान किया था कि एक टी शर्ट में जाना है, ये टी शर्ट चर्चा का विषय बन जाएगी? देखिए, मुझे इसकी अंतर कथा नहीं पता है, और अभी तक अगर किसी को पता होती तो अभी तक ये अंतर कथा निकल कर आ जाती। मुझे क्या लगता है कि जब इस तरह के कोई कार्यक्रम आयोजित होते हैं तो कुछ चीजें तो नियोजित होती हैं, और कुछ चीजें उसमें अनायास घटित होती हैं, और घटित होने पे व्यक्ति जो उसका जो केंद्रीय पुरुष है, जो केंद्रीय हस्ती है, फिर वो उसको लगातार उसके जरिए एक सबलीकरण का एहसास होने लगता है, और फिर वो उसको लगातार जारी रखता है। मुझे लगता है इसमें ऐसा कुछ हुआ होगा। अच्छा, अभय जी, आपको ताज्जुब लगा, नहीं लगा? आप दिल्ली में रहते हैं, वहां की कड़कड़ाती ठंड में वो केवल टी शर्ट में थे। व्यक्तिगत तौर से आपको ताज्जुब लगता है कि एक व्यक्ति जम्मू कश्मीर के अंदर भी एक टी शर्ट में घूम रहा है? मुझे ताज्जुब में चिंता भी हुई। मुझे लगा कि भाई इतना उन्होंने लंबा व्रत लिया है, इतना पैदल चलने का, और इस बीच में अगर उनकी तबीयत खराब हो गई तो फिर वो विपक्षी लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, और वो उनका जो उन्होंने संकल्प लिया है, उनका संकल्प बीच में भंग हो जाएगा। लेकिन आप देखिए, इसमें कुदरत ने भी उनकी मदद की, और वो उनकी तबीयत बीच में खराब नहीं हुई। बीच बीच में यात्रा में ब्रेक लेते रहे वो। जैसे दिल्ली में आने पे यात्रा में उन्होंने एक ब्रेक लिया था, और बीच बीच में अब किसी का मान लो एक पंजाब के सांसद उनका देहांत हो गया यात्रा में, तो उनके उसमें भी गए, उसमें भी यात्रा में ब्रेक वो लेते रहे। लेकिन राहुल गांधी के स्वास्थ्य ने उनका साथ दिया लगातार। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, आप याद होगा जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद में जब वो अमेरिका के दौरे पे गए थे, तो वो एक निर्जला व्रत रखे हुए थे, हाँ, और वो पानी की एक बूंद भी नहीं लेते थे। तो इस बात को लेकर हम सब लोगों में और पूरे हिंदुस्तान की मीडिया में बड़ी चर्चा थी कि ये आदमी बड़ा फिट है, ये अमेरिका गया हुआ है और पानी की एक बूंद भी नहीं ले रहा है, और लगातार सारे कार्यक्रमों को स्वाभाविक रूप से पूरी ऊर्जा के साथ में पूरा कर रहा है, सारी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है। तो इन चीजों से व्यक्ति की छवि जो है वो खास तरह की प्रोजेक्ट होती है, उससे उसको निश्चित रूप से राजनीतिक लाभ होता है। पब्लिक को ऐसा ही नेता चाहिए, साधु हो, बिल्कुल टेफलॉन कोटेड हो, उसके ऊपर किसी चीज का, मौसम का असर ना हो। तो इस तरह की छवि अगर राहुल गांधी की बनती है तो राहुल गांधी को उसका लाभ होगा। लेकिन हर लाभ को भुनाने के लिए, हर लाभ का जमीनी रूपांतरण करने के लिए आपको संगठन की जरूरत होती है। हाँ, बहुत सी चीज वही है। हाँ, वो संगठन की जरूरत होती है। आपका संगठन कैसे काम करता है, आपको विभिन्न समुदायों के समर्थन की जरूरत होती है। देखना ये पड़ता है कि इन कार्यक्रमों को करते करते आपने किन समुदायों को संबोधित किया, किन सामुदायिक नेताओं से आपकी नजदीकी बढ़ी। ये इन सब चीज, ये है ठोस बातें। अब देखिए, यात्रा तो खत्म होने की तरफ है। अब हमें यात्रा के अंदर जो भीड़ हुई, रैली हुई, कि रैला हुआ, बहुत तरह तरह के जुमलों से इस यात्रा का वर्णन किया गया है। यात्रा के समर्थक
फूले नहीं समा रहे थे, यात्रा के आलोचक उन व्यंग और फप्तियां कस रहे थे, इन सब बातों को परे रख देना पड़ेगा और उसके बाद देखना पड़ेगा कि ठोस रूप से ये जो एक आंदोलनकारी वेग से राहुल गांधी ने अत्यंत सफल को बार बार रेखांकित कर रहा हूं, अत्यंत सफल यात्रा की, इस सफल यात्रा का उनको ठोस लाभ क्या हुआ, कौन कौन से सामाजिक समुदाय कांग्रेस के नजदीक आए जो कांग्रेस को छोड़कर चले गए थे। ऐसे बहुत से सामाजिक समुदाय हैं और उन समुदायों के कई हिस्से हैं, उन हिस्सों के कई नेता हैं जो भाजपा से खुश नहीं है। वो एक राजनीतिक ध्रुव की तलाश में है। क्या कांग्रेस उनको अपनी तरफ खींच पाई? सवाल तो हम लोगों को यह पूछना चाहिए, क्या कांग्रेस के पास ऐसी कोई कारगर योजना है जिसका इस्तेमाल करके जमीनी स्तर पर वो उन समुदायों को अपनी ओर खींच पाएगी? भाई चुनाव तो तभी जीता जाएगा जो लोग उनकी यात्रा के साथ चल रहे थे, सारे लोग भी कांग्रेस को वोट देते हैं, तो उससे क्या कांग्रेस को फायदा होगा? हाँ सही बात है, वो तो कांग्रेस के हैं ही हैं। ठीक बात, कांग्रेस के है। मान लो यात्रा के साथ 10,000 लोग चल रहे थे तो कांग्रेस को 10,000 वोट तो मिलेंगे। हाँ ठीक बात है। हाँ, तो उससे क्या होगा? सवाल तो ये होगा कि जो लोग यात्रा को देख रहे थे या जो लोग यात्रा को नहीं देख रहे थे, वो भी जब तक कांग्रेस को वोट नहीं देंगे तब तक कांग्रेस कैसे जीतेगी? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के लोगों के मन में एक निराशा ये है कि राहुल गांधी राजनीति की बात करते नहीं है। गुजरात में गए तो गुजरात में उन्होंने वोट मांगा नहीं, तो अगर वोट नहीं मांगेंगे, राजनीति की बात नहीं करेंगे, तो फिर राजनीति होगी कैसे? देखिए, यात्रा के दौरान जो चुनाव हो रहे थे, राहुल गांधी का मुझे लगता यह है कि सोचा समझा हुआ निर्णय था कि वो उन चुनावों को उस यात्रा के ऊपर कुर्बान करने के लिए तैयार थे। उन्होंने अपनी तरफ से हिमाचल प्रदेश भी कुर्बान कर दिया था, अपनी तरफ से उन्होंने गुजरात भी कुर्बान कर दिया था। तो गुजरात की कुर्बानी तो यात्रा ने ले ली, हिमाचल प्रदेश भाजपा की गलतियों से कांग्रेस जीत गई। भाजपा ने पूरी कोशिश की कि इस चुनाव को जीतें, लेकिन वो कोशिश नाकाम रही कि उनकी सरकार की छवि बहुत खराब थी। यहाँ तक प्रधानमंत्री ने खुद फोन कर करके बागियों से कहा कि आप अपना पर्चा वापस ले लीजिए, लेकिन इतना झगड़ा था, जगत प्रकाश नड्डा का ग्रुप अलग, धूमल का ग्रुप अलग, प्रधान मुख्यमंत्री का ग्रुप अलग, इतना आपस में झगड़ा था कि सब लोग एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए थे। तो जाहिर है कांग्रेस को फिर 40 सीटें मिली और भाजपा चुनाव हार गई। तो वो भाजपा, ये जो कांग्रेस जो चुनाव हिमाचल प्रदेश में जीती है, वो इसलिए नहीं जीती है कि उसने मेहनत करके कांग्रेस को हरा दी, भाजपा को हरा दिया है। भाजपा इस चुनाव को जीतने में असमर्थ साबित हुई और कांग्रेस की झोली में वो चुनाव गिर पड़ा, ऐसा मैं मानता हूं। ये जो बाद में प्रियंका गांधी के इकोसिस्टम ने ये प्रचार करना शुरू कर दिया था कि उनकी वजह से कांग्रेस चुनाव जीती, उन्होंने जो फैसले किए, रणनीति बनाई थी, उसकी वजह से चुनाव जीती, इस पे तो कोई बच्चा ही खुश हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा बहुत बुरी हालत में थी, भाजपा की सरकार के खिलाफ बहुत एंटी इनकम्बेंसी थी, मुख्यमंत्री की ख्याति ठीक नहीं थी, इसलिए भाजपा वहां चुनाव हार गई और इससे कांग्रेस को कुछ थोड़ा फायदा, पानी मिला है, कुछ फायदा हुआ है। लेकिन गुजरात का चुनाव उन्होंने बड़ी बेदर्दी से इस यात्रा के ऊपर कुर्बान कर दिया। लेकिन ये उनका सोचा समझा निर्णय था, इसका उन्हें कोई अफसोस नहीं है, अफसोस नहीं है। लेकिन अब तो यात्रा खत्म हो गई, अब तो पूरा साल चुनाव का साल है। अगर जम्मू कश्मीर के चुनाव हुए तो 10 राज्यों के चुनाव होंगे इस साल, और उसके बाद तो लोकसभा चुनाव है ही, और लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद बिहार और दिल्ली का चुनाव है। हाँ, वो भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, देखिए, अब कदम पे परीक्षाएं हैं। हाँ, अब तो यात्रा निकालने का समय रह ही नहीं गया है। हाँ, पता चला कि आप पे ऐसा नहीं है, लोग डर रहे हैं कि राहुल गांधी इस यात्रा के बाद दूसरी यात्रा का ऐलान ना करें। नहीं, अब उन्होंने यात्रा निकाली तो वो यात्रा ही करते रह जाएंगे वो। हाँ, फिर होगा नहीं। एक चीज और अभय जी, लोग ये देख रहे हैं कि जो खड़गे की और राहुल की जो जोड़ी बनी है, ये क्या लगता है, ये जोड़ी कामयाब जोड़ी रहेगी कांग्रेस के लिए? अभी तक तो मुझे ऐसी कोई खास बात लगी नहीं। मेरे अपने आकलन में खड़गे जी ने अभी तक ऐसा कोई काम नहीं किया इससे लगे कि उनके आने से कांग्रेस के संगठन में कोई वैल्यू एडिशन हुआ है। मुझे नहीं लगा। वो उनकी परीक्षा कर्नाटक में होगी, उनका अपना राज्य, वो वहीं के नेता हैं। और अगर अगर कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव बाकायदा बहुमत के साथ नहीं जीता तो आप मान लीजिए कि इनकी यात्रा का कोई असर नहीं पड़ा, तो खड़गे जी को अध्यक्ष बनाने का भी कोई असर नहीं पड़ा। बिल्कुल मामला सीधा है, इसमें कोई इधर उधर की बात नहीं है। कांग्रेस को कर्नाटक का चुनाव 100% पूर्ण बहुमत से जीतना पड़ेगा। अगर नहीं जीता तो आप मान लीजिए कांग्रेस की 2024 की दावेदारी भी खतरे में है। कांग्रेस की छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान की दावेदारी भी खतरे में।
खतरे में। हाँ, कांग्रेस को लेके एक बड़ी बात ये आ रही है कि अगर राहुल गांधी ये एक लाइन ये कहते हैं कि देश का अगला प्रधानमंत्री दलित होना चाहिए, इशारा वो खड़गे की तरफ करते हैं। और राहुल गांधी के इस स्टेटमेंट से क्या दलितों में संदेश आ सकता है, दलित वापस कांग्रेस की तरफ आ सकते हैं? देखिए, इससे कुछ नहीं होता इन बातों से। पंजाब में तो उन्होंने एक दलित को मुख्यमंत्री बना दिया था बाकायदा, पहली बार इतिहास में। उसमें क्या हुआ? दलितों ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया। इन चीजों से कुछ नहीं होता है। दलित समुदाय कांग्रेस को मुद्दतों तक वोट देता रहा है सारे देश में। धीरे धीरे दलित समुदाय, विभिन्न दलित समुदायों को लगने लगा कि कांग्रेस बाई प्रॉक्सी उनके वोट लेती है, और जब सत्ता मिल जाती है तो सत्ता में उन्हें केवल प्रतीकात्मक हिस्सेदारी मिलती है, उतनी हिस्सेदारी नहीं मिलती है जिसके हिसाब से वोट वगैरह मिलते हैं। और उसके बाद धीरे धीरे भारतीय राजनीति का स्वभाव बदल रहा था। समुदायों के, जातियों के अपने छोटे छोटे दल बनने लगे थे, और हर दल अपनी राजनीतिक औकात से ज्यादा बढ़ के सत्ता में हिस्सा मांगता था। अगर किसी के पास 5 विधायकों की दम है तो 50 विधायकों के के बराबर सत्ता मांगता था। और इसकी शुरुआत तभी हो गई थी जब मायावती 50-60 विधायक जीतने के बाद में मुख्यमंत्री बन जाया करती थी। ठीक बात है। भाजपा के पास 150 से ज्यादा होते थे, लेकिन वो भाजपा उसको मुख्यमंत्री 3 बार बनाया उनको। तो ये सब देखा सब लोगों ने ना, लोगों को लगा हमें भी सकती है, हमारे 5 विधायक हैं, हम 50 के बराबर सत्ता मांग सकते हैं, कम से कम 30 के बराबर सत्ता तो मिल ही जाएगी अगर 50 के बराबर नहीं मिलेगी। तो जो 90 का दशक, जो गठजोड़ राजनीति का दशक था, उसके अंदर इस तरह की तमाम प्रवृत्ति विकसित हुई, और सभी छोटे छोटे तमाम दलों को लगा कि वो अलग से अपना जाति आधारित जो मतदाता मंडल है उसके बूते राजनीति में काफी बरकत हासिल कर सकते हैं। तो ये सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं। भाजपा ने इस चीज को बड़ी बारीकी से समझा है, तो भाजपा इन नेताओं को अपने साथ जोड़ती है, लेकिन उसके तुरंत बाद समांतर रूप से उन नेताओं के समांतर एक नेतृत्व भी खड़ा करती है ताकि जब वो अगले चुनाव से पहले उसको छोड़ जाएं तो भाजपा के वोटों में कोई कमी ना हो।